बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िया और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी और एक्सक्लूसिव स्टोरी नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़े एक इम्पॉर्टेंट केस की जो समाअत है वो की है, बल्कि दो अहम मुकदमात की। एक तो 90 रोज़ में और एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाने के हवाले से। इस केस के दौरान जो निगरान हुकूमत है उसे गैर आइनी करार दिया गया है और बड़े अहम रिमार्क्स या आप कहें माइंडसेट शो किया गया है 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से। कुछ तफसीलात हैं, ये केस क्या है और क्या ये दरख्वास्त थी, इसमें क्या डिटेल्स आई हैं सामने, इस पर कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, नवाज़ शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए हैं, लेकिन दूसरे एंड पे एक और बड़ी गेम डाली गई है नवाज़ शरीफ की सज़ा मोतली के हवाले से। हाई कोर्ट से तो उनकी सज़ा मोतल नहीं हुई, लेकिन एक और एंड से एक गेम डाली गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिव, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले नाजरीन, मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो इम्पॉर्टेंट मुकदमात की समाअत हुई है। एक तो 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से, वो कल उस पर मैंने आपसे चीज़ें भी कुछ शेयर की थी कि नोटिस इलेक्शन कमीशन को और वफाकी हुकूमत को हुए हैं, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन है वो आपके सामने मैं रखूँगा। और दूसरे नंबर पर आज पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। तो पहले आज की प्रोसीडिंग आपके साथ में शेयर करता चलूँ, फिर उस मामले के ऊपर भी मैं आता हूँ और कैसे गैर आइनी करार दिया गया है निगरान हुकूमत को। अच्छा, समाअत का जब आगाज़ हुआ तो जो दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने ये दरख्वास्त दी थी जी कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए, बुनियादी तौर पर ये इस वजह से दी गई थी कि पंजाब में अलहदा और वफाक में अलहदा ना हो, एक ही दिन हो। शाह खावर एडवोकेट थे, वो दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेश हुए और उन्होंने ये कहा जी कि ये अदालत इंतखाबात से रिलेटेड जो मामला है वो कल सुन चुकी है, तो अब हमारी इस दरख्वास्त की कोई वैल्यू नहीं रही, तो इसलिए हम ये जो दरख्वास्त है वो वापस लेना चाहते हैं। इसके ऊपर जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला थे, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने ये समाअत की। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि आपको ये दरख्वास्त देनी चाहिए थी कि 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने वालों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो करें, क्योंकि 90 दिन से तो मामला ऊपर चला गया हुआ है। तो 90 दिन में जिन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, ये दरख्वास्त आपको देनी चाहिए थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा। इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस बोले जी कि क्या हम कानून के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं जो आपकी दरख्वास्त है? नहीं, ये कानून हमें इस तरह अलाउ करता भी है कि हम ये ऑर्डर दें कि एक ही दिन में पूरे मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो करवाने का हम हुक्म दें। अच्छा, फिर इस पर शाह खावर ने कहा जी कि हम समझते हैं कि अब इस दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं रही, तो मैं वापस लेना चाहता हूं। तो चीफ़ जस्टिस ने इसके ऊपर कहा कि नहीं, कल को ये मामला फिर आ सकता है, तो फिर हम क्या करेंगे, बेहतर है कि एक ही मरतबा इस मामले को देख लिया जाए। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला दोबारा ये बोले कि आपको कहना चाहिए था अपनी दरख्वास्त में कि जिसने आइन पामाल किया है, जो आइन पामाल कर रहा है, उसको करार वाकई जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए। जिस पर शाह खावर ने कहा कि जी बिल्कुल सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। तो चीफ़ जस्टिस ने फिर ये कहा कि वो कौन है, यानी कि 90 दिन में इंतखाबात ना करवा कर जिसने आइन तोड़ा, आइन पामाल किया, आप कहते हैं उसको सज़ा मिलनी चाहिए और आपको ये दरख्वास्त भी देनी चाहिए थी, तो फिर वो कौन है जिसने ये जो आइन है वो तोड़ा? इलेक्शन का फ़ैसला देने वाले बेंच का जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो कहाँ पर है? अच्छा, ये चीफ़ जस्टिस ने कहते हुए फिर वो जो चीफ़ जस्टिस साबिक है उमर अताब बंदयाल साहब, उन्होंने चूँकि 90 दिन में इलेक्शन का कहा था, तो उनके हवाले से फिर पूछा गया जी कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो कहाँ पर है? तो वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि समझ नहीं आ रही कि ऑर्डर था, क्योंकि ऑर्डर होना चाहिए, उसके ऊपर जजिस के जो दस्तखत हैं वो होते हैं। तो बहरहाल इस पोर्शन को मैं थोड़ा काटूँगा और थोड़ा सा आगे आपको मैं लेकर चलूँगा, जहाँ पर इसी केस के दौरान एक तो ये इलेक्शंस के हवाले से आर्गूमेंट हुआ, फ़ारूक एच नायक भी थे, और इसी केस के दौरान वो वाला जो पोर्शन है वो आपके सामने मैं रखता हूँ जिसमें निगरान हुकूमतों के हवाले से कहा गया है। अच्छा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने से मैं शुरू करता हूँ। उन्होंने रिमार्क्स दिए जी कि 90 रोज़ में इलेक्शन ज़रूरी थे, इसमें कोई शक नहीं है, ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि जस्टिस अतर मिनल्ला अब तो ये कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो ज़रूरी हैं, लेकिन जब बेंच बनाया गया था तो उस
बेंच से इन्होंने अलहदगी भी की और इनका ये मौक़िफ़ था जी कि प्रॉपरली यानी कि पहले हाई कोर्ट से मामला आते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आ जाना चाहिए था, फिर हम ये दरख्वास्त सुनते। उन्होंने ये कह दिया था और फिर उस बेंच से भी वो उठ गए थे। अच्छा, अब इसमें ये देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ठीक है, ये बात एक हद तक ठीक भी है कि मुतलका जो पहले हाई कोर्ट से मामला आता फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ आता, हाई कोर्ट में मामलात में इस तरह से दखल देना ठीक नहीं था। तो ठीक है, प्रोसेस जो है वो फॉलो होना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि जब 3-4 मैटर्स आपके सामने होते हैं तो फिर आप ये चीज़ सबसे पहले देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है। उस वक्त सबसे ज़रूरी ये था कि 90 दिन में इलेक्शंस हों, क्योंकि आइन इससे पामाल हो रहा था, तो वो तो अब हो गया। तो आइन पामाल होने के बाद अब आप कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए, तो अब क्या फ़ायदा इस बात को कहने का। ये वही एग्जाम्पल है कि अगर कह दिया जाए किसी घर में कि कोई भी जो फ़ैसला है, घर के कोई भी फ़ैसला होगा तो वो मुशावरत के साथ जो बड़े हैं 3-4 नॉमिनेट कर दिए जाएँ कि ये 4 बड़े हैं, घर के कोई भी फ़ैसला होगा तो ये 4 बड़े मिलकर और मुशावरत से फ़ैसला करेंगे, और आपके घर में आग लग जाए और तब भी आप यही कहें कि उन चारों को बुलाएं, वो मुशावरत से फ़ैसला करें कि भाई फूंकों से आग बुझानी है या पानी से आग बुझानी है, तो वहाँ पर आप ये नहीं करेंगे। वहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आग बुझाएँ आप, तो आपने पहले आग बुझानी थी। तो मेरे ख्याल से यही कुछ उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तो उससे अलहदा हो गए, और लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, 90 दिन में इलेक्शन करवाना जो है वो ज़रूरी था और इसमें कोई शक नहीं है। तो ये एग्जांपल के साथ चलो मैंने इनकी बात का जो जवाब भी है एक वो भी आपको समझा दिया। अच्छा, बहरहाल इस पर फ़ारूक एच नायक साहब ने कहा जी कि इलेक्शन से एक हफ़्ते पहले असम्बली तहलील की गई। 8वीं इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 8वीं तरमीम कैसे मंजूर हुई, क्या आपको पता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस पर कहा कि एक ही दिन इलेक्शन वाली दरख्वास्त अगर काबिल समात नहीं तो हरजाने के साथ क्यों ना हम खारिज कर दें। जिस पर शाह खावर ने कहा कि मैं अपनी जेब से पैसे जो है जुर्माना जो है वो देने को तैयार हूँ। अच्छा, इस पर फ़ारूक एच नायक जो हैं उन्होंने ये अदालत में कहा अपने के निगरान हुकूमतें जो हैं वो गैर आइनी हैं, यानी कि फ़ारूक एच नायक यहाँ पर इस केस के समात के दौरान निगरान हुकूमतों को उन्होंने गैर आइनी करार दिया। और गैर आइनी करार क्यों दिया, क्योंकि 90 दिन वाला इलेक्शन जो था वो तो फिर मामला नहीं हुआ, वो तो इतनी लंबी फिर अब चल गई हैं हुकूमतें, तो उन्होंने फ़ारूक एच नायक पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने गैर आइनी करार दिया निगरान हुकूमत को। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ऐसा ना कहें क्योंकि ये ना हो कि कल जो सुर्खी है वो अखबारों में लग जाएं। जिस पर फ़ारूक एच नायक ने कहा अच्छा चले मैं जो अपना ये बयान है वो वापस ले लेता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब जो है वो बेहतरी भी आ रही है। तो चीफ जस्टिस भी अब कह रहे हैं जी कि मुल्क में जो बेहतरी है वो आ रही है। तो ये उन्होंने जो रिमार्क्स हैं वो दिए। तो बहरहाल इस दरख्वास्त में फिर एट द एंड ये हुआ कि इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया, और ख़ारिज इसलिए किया गया क्योंकि शाह खावर जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे उन्होंने इस दरख्वास्त को वापस ले लिया। तो वापस लेने की बुनियाद पर इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। लेकिन इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, और फिर 90 दिन में इलेक्शन वाला जो मामला है वो भी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस हुए हैं, इलेक्शन कमीशन और वफाक को 2 नवंबर को वो केस की समाअत होगी, तो फिर उसमें मामला जो है वो आगे चलेंगे। लेकिन एक चीज़ आप देख लें कि उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला क्या कहते थे और उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो क्या कहते थे, और अब जो है जब इनके सामने मैटर आया ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला के, तो अब ये कहते हैं कोई शक नहीं कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, इसकी ये ज़रूरी है। लेकिन तब जब मैटर सामने आया था तो उस वक्त कुछ भी नहीं किया गया। इसके अलावा जो समाअत हुई थी 90 दिन में इलेक्शन वाली कल वाली जिसके ऊपर नोटिस हुए थे, इसमें एक पर्टिकुलर पोर्शन में आपके साथ खाली शेयर करना चाहता हूं, और ये पोर्शन इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूं क्योंकि इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो उमर अयूब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको उन्होंने निशाना बनाया। और मैं कहता हूं कि ज़ाती तौर पर उनको उन्होंने निशाना बनाया जो कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरीके से भी मुनासिब था। वो क्या जी, बेसिकली हुआ ये जी कि दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने ये अली ज़फ़र थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे, उनसे कहा जी कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अली ज़फ़र ने कहा जी कि मैं तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो है, लेकिन किसके थ्रू ये आपने दरख्वास्त दायर की है। तो अली ज़फ़र ने कहा जी कि उमर अयूब जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो उनके ज़रिए ये दरख्वास्त है वो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की, क्योंकि एक दरख्वास्त गुजार होता है और फिर वकील दरख्वास्त गुजार वो थे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्या वो
अदालत में मौजूद हैं। तो उमर अली ज़फ़र ने कहा जी कि वो अदालत में मौजूद नहीं है, क्योंकि PTI रहनुमा जो हैं उनको गिरफ़्तारियाँ उनको उठा लिया था और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस और PTI छोड़ दो, तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो उमर अयूब साहब जो है वो रूपोश हैं। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा जी कि उमर अयूब के दादा कौन थे। तो अली ज़फ़र ने जवाब दिया जी कि उमर अयूब अयूब ख़ान के पोते हैं, यानी कि जनरल अयूब ख़ान जिन्होंने मार्शल लॉ और वो सारा मामला, तो उनके पोते हैं। इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि क्या अयूब ख़ान आमिर थे या जमहूरी थे, अयूब ख़ान ने अपने दौर में इंतख़ाबात कराए थे या नहीं कराए थे, अयूब ख़ान ने 1956 के आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असम्बली तहलील की थी, क्या उमर अयूब अपने दादा अयूब ख़ान के इस इक़दाम की मज़म्मत करेंगे या अब उमर अयूब जमहूरी हो चुके हैं। तो अली ज़फ़र ने फिर मुनासिब यही समझा कि इसके ऊपर कोई आर्ग्यू ना किया जाए। तो फिर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि चलें अभी इन बातों को रहने दें, बाद में कभी पूछेंगे। तो ये अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर उनके दादा ने इस तरह से किया तो वो किस तरह से इसके जो ज़िम्मेदार है वो हो सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी एग्जांपल अगर मैं इस तरह से भी दूं, जब चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा के अगेंस्ट केस भी चल रहा था तो उनके अहलिया के असासों का मैटर था, तो तब तो इन्होंने कहा था कि उनकी अहलिया के असासे हैं या इनके जो बच्चे वगैरह हैं, अगर उनके कोई असासे हैं तो उनका मैं जवाबदार नहीं हो सकता। तो उस केस में अपनी बारी में तो आप जवाबदार नहीं थे, अपनी अहलिया के भी, लेकिन उमर अयूब अपने दादा के जवाबदार हैं कि आप दादा के ने अगर एक काम किया है तो उसके ऊपर भी आपको निशाना बनाया जाएगा और आपसे फिर पूछा जाएगा कि उनके बारे में फिर आपका क्या ख्याल है। फिर तो इस तरह से बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं कुछ उनके अगर देखें दादा वगैरह वो कायद-ए-आज़म के मुखालिफ भी थे, तो फिर बाद में वो किस तरफ हुए, तो क्या वो उनके जो जवाबदेही है वो करते रहेंगे। तो इस बात पे मैं समझता हूँ कि ये एक कोई पर्सनल सा अटैक था जो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की जानिब से किया गया, जो कि मैं नहीं बल्कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो कि उस वक्त कवर भी कर रहे थे, कमरा अदालत में मौजूद थे, तो उन्होंने भी कहा कि ये बड़ा गैर मुनासिब सी चीज़ थी जो कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की जानिब से ये की गई। और उन्होंने भी इन ख़यालात का इसमें जो इजहार है वो इसी तरीके से किया कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था, केस कुछ और चल रहा है, केस के हवाले से बातचीत करें, लेकिन इस एंगल में आना तो ये मज़ीद शो करता है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो हैं वो इस मामले में या उमर अयूब को या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, क्योंकि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से है, तो उनको लेकर उनके माइंड में क्या जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो बहरहाल ये पोर्शन था, कल थोड़ा सा मिसिंग था तो मैंने इसलिए आपके साथ ये चीज़ आज शेयर की। आखिर में नाज़रीन नवाज़ शरीफ की आज पेशी थी। एक तो ये हुआ है कि नवाज़ शरीफ को ये थोड़ी लाइट कम हो गई है, मैं असल में गाड़ी में था, चूँकि वो आज कवरेज करता रहा तो इस वजह से गाड़ी में ही बैठ के मुझे अब ये व्लॉग करना पड़ा, तो अंधेरा हो रहा है तो इस वजह से थोड़ी रोशनी का आपको शायद वो मसला हो। तो बहरहाल इंपॉर्टेंट ये है जी कि नवाज़ शरीफ की पंजाब निगरान हुकूमत ने जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी है। तो आपको लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हाई कोर्ट से उनकी सज़ा मुअत्तली जो कि उनका ऑर्डर भी है तो वहाँ से मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इसकी डिटेल में सारी आपके साथ इंशाल्लाह मैंने शेयर करनी है, कुछ तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं कि कैसे पंजाब जो निगरान हुकूमत थी वो ये इक़दाम नहीं कर सकती थी। कुछ कानूनी माहिरीन की राय भी है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अब अपडेट ये है कि सज़ा मुअत्तल कर दी है और हाई कोर्ट से 2 रोज़ की हिफाजती ज़मानत मिल गई है। नैब को नोटिस हुआ है कि आप जुमेरात वाले दिन आके जवाब दें, लेकिन एज़ एक्सपेक्टेड नैब नोटिस के बगैर आज भी अदालत में मौजूद था और उसने कहा जी कि हमें नवाज़ शरीफ की हिफाजती ज़मानत से कोई मसला नहीं है, हम नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार नहीं करना चाहते। तो ये नैब प्रोसिक्यूटर ख़ुद ही वो कह रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो खुद कह रहे हैं, तो फिर कैसे जो गिरफ़्तारी है वो होगी। और आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक एक ये नेक्स्ट लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई है कि ख़ुद ही वो कह रहे हैं और निगरान हुकूमत उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल कर रहा है। और इसके अलावा आज एक और अहम वाक़या हुआ है, नवाज़ शरीफ की जब पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो बाहर कुछ कारकुनान वगैरह जो उनको किराए के कहें या जिस तरह से भी कहें जो लेकर वो आए हुए थे, तो बड़े कोई बदतमीज़ किस्म के उनके कारकुनान थे। जब नवाज़ शरीफ बाहर आ रहे थे तो कुछ जो नारे वगैरह हैं वो नवाज़ शरीफ के लगे, तो सामने से ही बस जा रही थी और उस बस में एक ख़ातून थी और आप देखें कि इमरान खान की सपोर्ट किस हद तक लोगों के दिलों में है। तो उस खातून ने नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट नारा जो है वो लगाया। तो इस तरफ आप भी नारे लगा रहे हैं, उस तरफ उसने भी नारा लगाया, लेकिन एक शख्स था, एक अच्छा भला आदमी था, उसने बाकायदा तौर पर जो गालियां हैं
वो उस ख़ातून को दी। वो रोड से सामने से बस गुज़र रही थी और इस जगह पर, इस साइड पर रोड के नवाज़ शरीफ के जो कारकुनान कुछ वो ज़बरदस्ती लाए हुए थे या जैसे भी लाए हुए थे, मतलब वो वहाँ पर कुछ थे, खैर कोई 50 भी नहीं थे, तो ये इधर अपने नारे लगा रहे थे, तो वो गुजरी तो ज़ाहिर सी बात है उसको भी जब नज़र आया नवाज़ शरीफ के हक़ में नारे लग रहे हैं तो उसने भी जो नारा है वो लगाया, तो उसको कहता गाली दी और गलीज़ गाली जो है वो उस शख्स ने बकी। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की जो हमायत है वो इस कदर लोगों के जहनों दिलों में जा चुकी है कि वो खुद ब खुद अब वो की नारा भी देखते हैं तो वो शुरू हो जाते हैं अपनी जो नारा है वो लगाने के लिए। हालांकि नवाज़ शरीफ को तो ज़ोर ज़बरदस्ती से नारे भी लगवाने पड़ते हैं और उनकी जो हालत है वो भी आपके सामने, आपको वो मंज़र भी याद होगा कि शहबाज शरीफ के साथ क्या हुआ था। तो यहीं पर कुछ इस तरह से भी हुआ और फिर वो कारकुनान जो थे वो आपस में लड़े भी हैं और उसमें से कुछ पुलिस वालों ने गिरफ़्तार करके लेकर भी गए हैं। तो बहरहाल ये एक अनयूजुअल सा सीन था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हुआ नवाज़ शरीफ की पेशी के दौरान। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।